सबसे पहले मैं फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि पता तो चले क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में जो है इस बार आपके फिजिक्स में 2 बुक रहेंगे आपके, एनसीईआरटी का 2 बुक्स रहेंगे फिजिक्स में। अगर मैं फिजिक्स की फर्स्ट बुक की बात करूं तो फर्स्ट बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपके फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थर्ड वन इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि आप 9th में पढ़े हो। 9th में जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब जो फॉर्मूले थे वो 9th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। फोर्थ जो है मोशन इन ए प्लेन, ये नया चैप्टर है। फिफ्थ है आपका लॉज ऑफ मोशन, मतलब ये सब उसमें है फोर्सेस। इस फिफ्थ में क्या पढ़ना है आपका, फोर्स, न्यूटन्स लॉ वगैरह आपको फिफ्थ में पढ़ना है, जो कि आप 9th में थोड़ा सा पढ़ के आए हो। सिक्स्थ जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आप 9th में पढ़ के आए हो। फिफ्थ भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए, सिक्स्थ और थर्ड भी आप 9th में पढ़ के आए हो। सेवंथ चैप्टर जो है आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ये नया चैप्टर है। एट्थ चैप्टर जो है आपका ग्रेविटेशन। तो टोटल फर्स्ट बुक्स में आपके इतने चैप्टर्स है, आपके टोटल 8 चैप्टर्स है आपके फर्स्ट बुक्स में। बुक अगर सेकंड की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देन सेकंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। थर्ड चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फोर्थ वन इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और उधर आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना रहेगा, तो एक जगह पढ़ लो, दोनों काम आ जाएंगे। फिफ्थ जो है काइनेटिक थ्योरी। सिक्स्थ वन इज ऑसिलेशन एंड सेवंथ इज द वेव। तो टोटल इतने चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। क्योंकि 11th में आ गए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के नॉलेज से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। अब आप बोलोगे सर बुक कौन सा फॉलो करें करने के लिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का दोनों पार्ट ले लो। अब ये तो बोर्ड के हिसाब से भी सफिशिएंट है और आपको जेई में काम आ जाएगा। आप और कुछ एक्स्ट्रा बुक लेना चाहो मैंने जेई के हिसाब से, तो आप एचसी वर्मा ले सकते हो। एचसी वर्मा ये भी 2 पार्ट में आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। इसमें एचसी वर्मा में दोनों आ जाएंगे, 11th का भी फिजिक्स आ जाएगा और आपका 12th का भी फिजिक्स आ जाएगा, दोनों फिजिक्स इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं इसके चैप्टर्स पे। तो आज क्या स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड, है ना, मतलब ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल फिजिक्स में होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, होता क्या आसपास। आसपास आप कैसे पहचान सकते हो कि किस पार्ट में, किस इन्वायरमेंट में, किस ऑब्जेक्ट में फिजिक्स क्या है। तो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस क्या होता है।
ठीक है। अब देखो साइंस एवरी फील्ड्स में, मतलब आपके आसपास, घर में, बाहर, सभी में साइंस मौजूद है। अब कोई भी पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रीन होते हैं, क्यों? ड्यू टू साइंस। स्काई आर ब्लू, ड्यू टू साइंस। मतलब जो भी हो आसपास इन्वायरमेंट में, और मतलब सभी जगह आपका साइंस साइंस मौजूद है। तो साइंस के कारण ही नेचर अलग अलग। तो अब देखते हैं साइंस क्या होता है। जैसे देखो, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, स्टार, ड्यू टू साइंस। ये आपने नाइन्थ में भी क्वेश्चन आता है। नाइन्थ में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि भाई ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार के रीजंस ये किस कारण से होते हैं, ड्यू टू साइंस। यहाँ पर भी अपन 11th, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपन 12th में पढ़ेंगे। जब आप रे लाइट्स ऑप्टिक्स आएगा ना, तो उसमें पढ़ेंगे। फिर वाई डू डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसके पीछे भी साइंस है। हाउ डज अ वोल्केनो इरप्शन टेक्स प्लेस, ज्वालामुखी जो वोल्केनोस होते हैं क्यों बाहर इधर लावा, तो इसके पीछे भी साइंस है कि भाई इतने सालों के बाद क्यों ऐसा होता है, किस कारण से होता है, कितने साल के बाद वोल्केनो इरप्ट होगा। तो ये सब सबके पीछे साइंस है। दिस इज हाउ डू सीजन अकर्स। अब जैसे होता है गर्मी का मौसम होता है, फिर बारिश का मौसम होता है, फिर ठंड का मौसम होता है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे भी इसके पीछे भी आपके कहीं ना कहीं साइंस है। साइंस में ही सबका आपका जवाब आपको मिल जाएगा। हाउ डज अ रेनबो फॉर्म, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है? बारिश के दिनों में आपने देखा होगा रेनबो का फॉर्मेशन होता है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होता है? तो इसके पीछे भी क्या साइंस है। साइंस में इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सभी में साइंस है। जैसे कि सिमिलर रिवर टाइड्स, समुद्र में जो लहरें उठते हैं, तो उसके पीछे भी साइंस है। द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, प्लानेट, गैलेक्सी, ऑल आर द, सभी के पीछे पीछे सभी के पीछे आपका साइंस ही है। सभी का आंसर आपको साइंस में मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। अगर बहुत अच्छे मन से पढ़ो तो फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने भी आप यूज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में, फ्रिज हुआ, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, सभी के पीछे आपके साइंस ही है। और डे टू डे क्या होता है, डेवलपमेंट होते ही जा रहे हैं। मॉडर्न साइंस डेवलपमेंट होते, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो सभी के पीछे कहाँ गया है, साइंस ही है। ऑल क्यूरियोसिटी, आपको जितने भी क्यूरियोसिटी, जितने भी मैंने एग्जांपल बताया, सब चीज़ में साइंस। तो साइंस आपका सब का आंसर आपको साइंस से मिल जाएगा। तो, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई साइंस होता क्या है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंस क्या होता है, साइंटिफिक मेथड। तो क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई पूछेगा कि आपसे भाई कौन सी क्लास में हो, तो 11th में हो, 11th में तो क्या लिया है भाई, तो पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, या पीसीबी लिया है, जो भी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भाई साइंस क्या होता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैथ्स क्या होता है, फिजिक्स साइंस क्या होता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट साइंस के स्टूडेंट हो, क्या इधर पीसीएम लिया हो या पीसीबी लिया हुआ, तो आपको ये साइंस का मतलब आना चाहिए कि आप बता सको कि साइंस क्या होता है। तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible, and use of the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena। मतलब सिस्टमेटिक तरीके हैं। साइंस क्या आपका सिस्टमेटिक तरीका, एक सिस्टमेटिक वे से ही कोई भी चीज़ डेवलपमेंट होता है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना अगर आपको समझना है तो सिस्टमेटिक वे से समझेंगे कि भाई इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और उस नॉलेज का यूज करके, जो आप सिस्टमेटिक वे से पढ़े, जो नॉलेज आपको आया कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उस नॉलेज का यूज करके आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, या जो चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, या उसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। मॉडिफाई फॉर्म में साइंस में क्या कर सकते हैं वो मैंने बताया।
तो साइंस बेसिकली किससे बना हुआ है आपका? लैटिन वर्ड से बना हुआ है। दिस इज सेंटिया। मतलब क्या होता है बेसिकली? टू नो। साइंस का मतलब ये होता है कि कुछ जानना। और संस्कृत वर्ड क्या है साइंस का? विज्ञान। अरेबिक वर्ड क्या है आपका? इलम। साइंस को अरेबिक में इलम। कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमली नॉलेज। सभी जगह मीनिंग सेम है, चाहे वो लाइट साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया हो, या संस्कृत में अपन विज्ञान बोलते हैं, या अरेबिक में इलम बोलते हैं। सबका ओवरऑल मतलब क्या? नॉलेज। टू गेन नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। आप आसपास अपने इन्वायरमेंट में जो देख रहे हैं, साइंस बेसिकली क्या कहता है? उसको एक्सप्लोर करता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट एंड देन फिर प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो साइंस के थ्रू। अब है साइंटिफिक मेथड, बोलते हैं ना साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है सिस्टमेटिक। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है सिस्टमेटिक। मतलब आपको एक के बाद एक के बाद एक, अगर आपने 9th-10th में कभी अगर लैब में जाना हुआ होगा, प्रैक्टिकल्स वगैरह किए होंगे, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर ले और अपना प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो साइंस भी वही चीज है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका। साइंटिफिक तरीका मतलब सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। मतलब कोई भी चीज साइंस में आपको ये सब स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई है क्या, फिर उसके बाद किसके कारण, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग निकालोगे, वो हो जाएगा। फिर उसको मैथमेटिकली डिफाइन करोगे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला या मेथड पे रख के देखेंगे, वो हो गया। फिर उसके बाद उसका प्रिडिक्शंस करोगे, देन फिर वेरिफिकेशन होगा, देन फिर फॉल्सिफिकेशन होगा थ्योरी का, तब जाके पूरा आपका ये मेथड पूरा कंप्लीट होगा। में भी अभी जैसे 11th में गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, तो सभी चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, तो दूरबीन से देखा गैलेक्सी, तो पहले क्या किया? ऑब्जर्व किया कि भाई गैलेक्सी है तो बड़ा है, छोटा है, मोशन कैसा है, सन से मैंने डिस्टेंस कैसे क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है। तो पहले पूरा अपन दूरबीन से ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व हो गया कैसा है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, वो उसकी स्पीड क्या है, मतलब उसके दिन में कहाँ रहेगा, कैसे क्या। तो पूरा इसको पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर लैब में आके उसका एक्सपेरिमेंट किया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया तो पहले लैब में आके उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि दूरबीन से ही गैलेक्सी देखना, ऐसा कुछ भी चीज़ हो। जैसे कोई भी अगर पेड़ पौधे बाहर हो तो मतलब ग्रीन क्यों दिख रहे हैं, तो उसको पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद अपन लैब में आके उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिकल करके अपने को देखना है। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इसकी। तो साइंस इज एवर डायनेमिक, द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। कोई भी साइंस के लिए सबसे पहले थ्योरी और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ द एग्जिस्टिंग थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन, देन इट कॉज ए मेजर अपहेवल इन साइंस। अब जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, मान लें जो थ्योरी किसी भी पर लिखा हुआ है, आपने बुक में पढ़ा, अगर वो थ्योरी ऑब्जर्वेशन को जो आपने प्रैक्टिकल किया, वो प्रैक्टिकल किया जिससे वो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, और उस पर बेस्ड जो थ्योरी, अगर वो थ्योरी उस ऑब्जर्वेशन को सही साट अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो मतलब कि आपने जो प्रैक्टिकल किया वो गड़बड़ है, वो आपने प्रैक्टिकल गलत किया, वो जो आपने डाटा निकला, वो ऑब्जर्वेशन निकाला, वो गलत ऑब्जर्वेशन निकाला। क्या होगा इसका आंसर? सर ये होगा
बताओ, कोई भी बता सकता है। ये होगा सर ये। द वर्ड साइंटिस्ट और लैटिन वर्ड साइंटिया, तो आंसर शुड बी साइंस। ये बताएं क्या होगा आंसर इसका। सर डी, डू नो। डी सही है, बहुत बढ़िया। जवाब दिया करो, क्या गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दोगे तो जितना ज्यादा आंसर दोगे। साइंस हो गया कि भाई साइंस क्या होता है। अब देखते हैं फिजिक्स। साइंस तो हो गया, अब साइंस में ही फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो सब आएगा। क्योंकि आपने जो 9th 10th में पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा, वो तो साइंस पढ़ा, साइंस की बुक आती थी। तो साइंस की बुक में ही आपका फिजिक्स भी रहता था, केमिस्ट्री भी रहता था, बायो भी रहता था। 3 4 चैप्टर फिजिक्स का हो गया, 3 4 केमिस्ट्री का हो गया, 3 4 बायो मिला के साइंस बना दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिजिक्स में ही 14 चैप्टर है। तो आपको 10th से 11th में तो आया, लेकिन 11th में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ क्या था, पूरा साइंस में ही जाके 13 14 चैप्टर था। यहाँ 14 चैप्टर अकेले फिजिक्स में है, और केमिस्ट्री में फिर अलग, उसे ही और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर जेई का टारगेट हो तब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और अच्छे से करना पड़ेगा। व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स किससे आया, द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नेचर। तो एक किससे आया, बेसिकली नेचर से आया। और संस्कृत वर्ड क्या होता है फिजिक्स का, भौतिकी। दैट इज यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। याद रखना, फिजिक्स का संस्कृत वर्ड क्या है, भौतिकी। तो फिजिक्स इतना ज़्यादा ह्यूज सब्जेक्ट्स है ना कि उसको कोई प्रिसाइजली, मतलब केवल एक डेफिनेशन से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मल्टीपल डेफिनेशंस बताना पड़ता है जब ताकि फिजिक्स डिफाइन होते हैं। फिजिक्स क्या है, बेसिक डिसिप्लिन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब नेचुरल साइंस का मतलब नेचर में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में। विच आल्सो इंक्लूड द अदर डिसिप्लिन लाइक केमिस्ट्री, बायो। मतलब कहीं ना केमिस्ट्री में भी क्या होता है, फिजिक्स का उपयोग हो जाते हैं, बायो में भी फिजिक्स का यूज होता है। तो मतलब ओवरऑल क्या कर सकते हैं, फिजिक्स कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। मतलब फिजिक्स का मतलब जो नेचर में जो बेसिक घटनाक्रम होते हैं, बेसिक लॉ जो नेचर में उसको पढ़ते हैं, और उसके क्या नेचुरल फेनोमेनाज है वो सब अपन फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफेक्शन एंड रिडक्शन। वन बाय वन देखते हैं यूनिफेक्शन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो यूनिफेक्शन का मतलब क्या हुआ कि द effort is to see the physical world as manifestation of some universal law in different domain and conditions. This is called unifications. मतलब कि effort is to see the physical world, माने फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी जो चीज अपन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफेक्शंस में आता है, जो कि यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पेड़ से फल फ्रूट्स का गिरना, दिस इज ग्रेविटेशन, इन 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन द ग्राउंड। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कोई भी चीज ऊपर से अगर आप ऊपर फेंको तो नीचे की तरफ अर्थ की तरफ गिरेगा। किस कारण से भाई, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन के। या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब मून जो है अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है, तो इसके पीछे भी रीजन क्या है भाई, फिजिक्स ही है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, ये होगा ही। अब सेकंड क्या बताया था मैंने, रिडक्शन। तो रिडक्शंस क्या होता है, बेसिकली द रिडक्शनिज्म द effort is to derive the properties of bigger more complex system from the properties of its constituent similar parts। मतलब जो इसका मतलब बहुत बड़े चीज की प्रॉपर्टीज अपने को बताना, मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब बहुत बड़े चीज है तो उसके कुछ भी छोटे पार्ट को, जैसे बड़े चीज का मतलब अगर मान लेते हैं मैं एक इस तरह से बॉक्स बना इस तरीके से, एक बिगर चीज है या मोर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें से क्या करेंगे कि किसी भी एक छोटे पार्ट का अगर अपन स्टडी कर लें कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये पूरे सिस्टम का आप बता सकते हो कि भाई इसके एवरेज में ये पूरे का क्या होगा।
तो क्या होगा रिडक्शंस में। जैसे थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द वर्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे अपना फ्रिज है वो थर्मोडायनेमिक्स पे ही वर्क करता है, एसी है वो भी थर्मोडायनेमिक्स पे ही वर्क करता है। कैसे क्या वर्क करेगा, जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें फ्रिज, एसी ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को किसके थ्रू बताते हैं, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी। अब यहाँ आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये सब अपन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Similarly, the subject kinetic theory, statistical mechanics interpreted these quantities in terms of properties of molecular constituent of work system। मतलब ये सब जितने भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, सभी एग्जाम्पल पे एक एक चैप्टर्स है। जैसे ग्रेविटेशन बोला तो ग्रेविटेशन पे एक चैप्टर पूरा है, थर्मोडायनेमिक्स बोला तो उस पे एक पूरा का पूरा चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी तो इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, तो उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। क्या होगा इसका आंसर, एनीवन कोई भी बता दो। नेचर, सी नेचर, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ, इसका बता क्या होगा, कोई भी बता दें एनीवन। दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में रखेंगे फिजिक्स को, नेचुरल। ये बताया। बाकी सर मेरा भी नेचुरल। दिस इज द नेचुरल साइंस, मतलब नेचर के बारे में बताते हैं, नेचर में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या रीजंस है। अब है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। अब ये आपने उसमें पढ़ा होगा एटॉम चैप्टर नाइन्थ में पढ़ा होगा। ऐसे अपने 11th में केमिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे। इसमें मैं थोड़ा बहुत ओवरऑल बता देता हूँ। जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें अपन करेंगे ये लीड ब्लॉक्स है जिससे कि रे आएगा, रे, और ये रे अपन अल्फा पार्टिकल्स, और इसको अपन क्या है गोल्ड फॉइल है। फॉइल मतलब बहुत पतला सोने की परत होती है, बहुत पतला, उसको अपन रखेंगे, उससे अल्फा पार्टिकल पास करवाएंगे तो पार्टिकुलर एंगल से क्या होगा स्कैटर्ड होगा। और एक क्या फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन किसका बना हुआ रहता है, ZnS जिंक सल्फाइड का। तो जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद, तो इस पे क्या होगा फ्लोरेसेंट मतलब चमक होना, तो फ्लैश लाइट जैसा इस पे अपने को दिख जाएगा। अब बस ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जिससे पूछूंगा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है, जलज एनी आइडिया, पीयूष क्या क्या है, मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर होता है। जो नेक्ड आई से शायद विजिबल होता है वो होता है मैक्रो, मतलब जिसको ज्यादा छोटा ना हो। मैं बताऊं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बिग। एक लाइन में याद रखना, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटे चीज का जब स्टडी करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक में आता है, और बड़े चीज का स्टडी करेंगे तो वो आता है मैक्रोस्कोपिक में आता है। तो याद रखना, ये बहुत जगह आएगा। मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। ये सब किस में हो जाएगा आपका, मैक्रोस्कोपिक में हो जाएगा, ये मैक्रोस्कोपिक में हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपन लेबोरेटरी में है, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब बहुत ज़्यादा दूर पे, मैंने एस्ट्रोलॉजी, स्पेस, ये सब चीज जो होता है ना, तो किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक में आता है। जैसे अर्थ से अपने को यहाँ से अर्थ से सूर्य की डिस्टेंस मेजर करना है, मून के बारे में स्टडी करना है, यहाँ से मून की डिस्टेंस क्या है, तो सब किस में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, मतलब ये आ जाएगा मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। अब माइक्रोस्कोपिक में हो जाएगा एटॉम, न्यूक्लियाई, जो 9th में पढ़ा था, बहुत छोटे चीज। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन फिजिक्स डील्स विद द constitutions and structure of matter at the minute scale of atom and nuclei। वही बताया मैंने एटम और न्यूक्लियाई के बारे में, क्योंकि आप ऐसे खुली आंखों से आप एटम और न्यूक्लियाई को नहीं देख सकते। एटम और न्यूक्लियाई को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है।
तो अगर एटम और न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करेंगे तो किस में आ जाएगा आपका, माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स, classical physics deals with the macroscopic phenomena and include the object like mechanics, electrodynamics, optics, thermodynamics, ये सब जो आता है ना एक क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो अपन जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना वो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो अपन जो पढ़ते हैं ना सब के सब क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, चाहे 11th का फिजिक्स हो चाहे 12th का फिजिक्स हो, दैट आर क्लासिकल फिजिक्स। कोई तुमसे पूछ सकता है कि भाई आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो किस कैटेगरी का फिजिक्स है, तो दैट इज क्लासिकल फिजिक्स बताना। तो बोले क्लासिकल फिजिक्स का मतलब, तो उनको बताना कि क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ मैकेनिक्स, तो जैसे आपका जो फर्स्ट बुक है फिजिक्स का उसके सारे चैप्टर अपन उसमें करते हैं, मैकेनिक्स पार्ट में बोलते हैं, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, प्लेन हो, वर्क एनर्जी हो, फोर्सेस हो, ग्रेविटेशन हो, ऑसिलेशन हो, सभी का सभी मैकेनिक्स चैप्टर्स में आता है। तो फिजिक्स फर्स्ट वाले जो पार्ट है ना उसको पूरे चैप्टर को मैकेनिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये मैकेनिक्स पार्ट जो आपका 11th थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्ड जो हो गया इसमें साउंड। ये बेसिकली आपको 3 पार्ट पढ़ना 11th है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और साउंड, ये 3 पार्ट है। बाकी जो है ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या 12th का फिजिक्स है। 11th के फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मो